नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एमक्यूएम के साबिक़ रहनुमा साबिक़ एमएनए अली रज़ा आब्दी की शहादत ने और उनके बेईमाना कत्ल ने कराची के अमन पर, कराची में जो इतने साल ऑपरेशन रहा उसके नताइज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में जो हालात थे वो उसमें कदरे बेहतरी आई है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो अब बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि वो उनके जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। कहा यह जाता रहा, बताया ये गया और पता भी बाद में ये चला कि अली रज़ा आब्दी साहब ने बेशक एमक्यूएम को खैरबाद कह दिया था, लेकिन वो जो उनकी एफर्ट्स थी वो ये थी कि तमाम धड़ों को वो एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ और दोबारा से यकजा कर दें। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कौन ऐसा नहीं चाहता था या किसके मफादात को फिर ठेस पहुंचती थी कि तमाम धड़े जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी है आज के इस प्रोग्राम में। एमक्यूएम कराची की और सिंध की वो जमात, सिंध की सबसे बड़ी जमात, कहने वाली जमात जो कभी हुआ करती थी, वफाक की कभी दूसरी और कभी तीसरी बड़ी जमात, लेकिन उसके बावजूद जो हमने 2018 में जो कुछ नताइज देखे और उसके बाद का हालात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज के इस प्रोग्राम में हमें बात करनी है। जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर खान साहब। जी वालेकुम सलाम। आमिर खान साहब, मैं जब आपके यहाँ पर बहादुराबाद ऑफिस जो है वो आपका, मैं जब उसमें दाखिल हो रही थी तो मैंने एक बड़ा सा बैनर देखा जिसमें आप लोगों ने अली रज़ा आब्दी साहब की शहादत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। तो मेरे जहन में सवाल आया कि उनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो विद इन द पार्टी उनके साथ सुलूक बरता गया बकौल उनके, जो हमें मीडिया से या अली रज़ा आब्दी के ट्वीट से या उनके किसी न किसी राब्तों से पता चलता रहा, और फिर उन्होंने खैरबाद भी कह दिया। तो अब जवाब बनता नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान का 3 रोज़ा सोग का, क्या ज़रूरत पेश आई इसकी? देखिए, अली रज़ा भाई की बहुत तवील रफ़ाक़त एमक्यूएम से रही है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सियासत में इख्तलाफ राय करने का हक़ हर इंसान को हासिल है और अली भाई बाज़ औक़ात किसी बारे में अपनी कोई राय पार्टी की राय के बरक्स रखते थे, लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसके ऊपर कोई उनसे हमारे कोई इख्तलाफात हो गए थे। उन्होंने एमक्यूएम को इस्तीफ़ा भेजा था मीडिया के ज़रिए, हमको बराह रास्त तो आज तक वो मिला नहीं है इस्तीफ़ा। मीडिया के ज़रिए हमें भी पता लगा था। एमक्यूएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी ने उनका इस्तीफ़ा आज तक मंजूर नहीं किया था। हम उनको अपने आप से जुदा कभी हमने उनको समझा ही नहीं। अली रज़ा आब्दी साहब, इरम फारूकी साहिबा को जो है, कल मेरे प्रोग्राम में इरम थी भी और वो ट्वीट कर रही थी, उन्होंने बताया, बल्कि उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी वो उन्होंने पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा हुआ बाजी दे आर, यानी दे आर से मुराद आप लोग थे, कि बाजी दे आर ट्रीटिंग मी लाइक शिट। अच्छा वर्ड नहीं है बट मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोट अनकोट, It was my right to be contesting NA 243 by-election, and when the time came for nomination, they did not even bother to ask me if I want to file for papers or not. The Rabta committee decided to give ticket to Faisal for the whatever. फिर उन्होंने कहा कि but now it is fertile that they have taken it from me. This means I am not wanted, so I have parted ways. तो सर, जब आप वो इतने नफीस थे, इतनी मोहब्बतें थी, इतना असासा था, तो फिर ये क्या था? एमक्यूएम का जो शुरू दिन से तरीक़ाकार रहा है, उसमें एमक्यूएम के अंदर कोई भी फ़र्द अपने आप को किसी भी ज़िम्मेदारी के लिए ख़ुद प्रपोज़ नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। ये राब्ता कमेटी का इस्तेक़ाक़ है कि वो जिसको चाहे अक्सरियती बुनियाद के ऊपर बैठ के डिस्कशन होती है, नाम होते हैं। अली भाई का भी नाम डिस्कस हुआ। राब्ता कमेटी का फ़ैसला था कि वहाँ से आमिर चिश्ती साहब को इलेक्शन में लड़ाया जाए। आमिर चिश्ती साहब के ऊपर सब ने इत्तफाक़ किया। ये नहीं है कि अली भाई ने हमसे कहा कि वो चाहते हैं, ऐसा कभी उन्होंने ना हमसे इजहार किया, ना हमसे इसके ऊपर कोई बात करी है। तो ये बात आमिर चिश्ती की क्रेडिबिलिटी तो जाहिर हो गई क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सके, वो सीट वो नहीं निकाल सके। लेकिन अगर ये राब्ता कमेटी का फैसला था और उन्होंने इत्तेफाक किया था आमिर चिश्ती के नाम पे, तो किस बात पे इख्तिलाफ किया था कि अली रज़ा आब्दी को नहीं देनी चाहिए? नहीं, किसी बात पे इख्तिलाफ नहीं। जब 3-4 नाम डिस्कस होते हैं तो उस पर जो ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट पार्टी को नज़र आता है वहाँ पर हम उस आदमी को टिकट जारी करते हैं। उस पर हमने आमिर चिश्ती साहब को
वहाँ का टिकट दिया. अब वो इलेक्शन हार गए, ये बिल्कुल एक अलग बात चलिए, है. अगर मैं आपकी इस बात उसी को हल्के से तो अली भाई भी लड़ चुके थे इलेक्शन में, भी इलेक्शन हारे. एग्जैक्टली, मैं आपकी इसी बात को अगर मान लूँ तो फिर मुझे ये बताएं कि जनरल इलेक्शन में फिर अली रजा आब्दी को उस हल्के से टिकट क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि आमिर चिश्ती को उस वक्त हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद से लड़ाया था. आमिर चिश्ती भाई को हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद से लड़ाया था और यहाँ से अली भाई को लड़ाया था. अली भाई ज़्यादा इस हल्के में कंफर्टेबल थे, उन्होंने खुद उस पर कहा था, तो हमने कहा, और सबकी राय से, मशवरे से उनका नाम फाइनल हुआ था. उस वक्त उन्होंने प्रपोज किया था कि मैंने इस हल्के में लड़ना है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? फारूक भाई ने, अली भाई ने नहीं, फारूक भाई ने. इसलिए कि आपको मालूम है कि वो पूरा एक 5 फरवरी के बाद एक पूरा मसला चला हुआ था. वो नॉमिनेशन पेपर वहाँ से अली भाई के फारूक भाई की तरफ से जमा हुए थे और किसी हल्के से वो नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं हुए थे अली भाई के, तो हमने वहीं से लड़ाया. अच्छा, तो मुझे जो माजरत के साथ जो आपकी बात से जो मैं कंसीव कर रही हूँ वो ये कि शायद आपकी और डॉक्टर फारूक सत्तार की जो आपसी रंजिशें थी उसका खुमियाजा भुगता अली रजा आब्दी ने, कि पहले उनको टिकट उनके सिफारिश में मिल गया और चूंकि बाद में वो आपका हिस्सा नहीं रहे तो फिर आपने इस नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखें, हम दिलों में रखने वाली, हमारे यहाँ ऐसी सोच नहीं होती है. बदकिस्मती से 5 फरवरी के बाद फारूक भाई ने अपनी तरफ से कुछ लोगों के नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे और अली भाई फारूक भाई के साथ थे. बहादुराबाद ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे. उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन और फिर हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया और फिर हम लोग मिल के बैठे, टंकी ग्राउंड में एक जलसा हुआ, मिल के जलसा किया और फिर बैठ के नामों पे डिस्कशन किया कि कहाँ से किसको लड़ाना चाहिए, तो हमारे पास अली भाई का नाम हमारी तरफ से जमा नहीं हुआ था. उसमें चूँकि पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, फारूक भाई के साथ अली भाई चल रहे थे, तो नॉमिनेशन पेपर ही अली भाई का फारूक भाई की तरफ से जमा हुआ था और सिर्फ एक हल्के से जमा मतलब हुआ था. उनकी चॉइस थे डॉक्टर फारूक सत्तार नहीं, अगर वो हमारे साथ होते तो हमारी भी चॉइस होते. मैं इलेक्शन से बाहर आती हूँ, आमिर खान साहब मुझे बताएं कि अली रजा आब्दी साहब के हवाले से बातें आई और उनके वालिद साहब ने भी कहा कि वो तमाम जो धड़ों में इस वक्त आप लोग बटे हुए हैं, जो आपकी फैक्शन है, जो आपकी डिवीजन है, जो सेगमेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वो अपनी तरफ कोशिशें कर रहे थे. क्या इस सिलसिले में उनका आपसे राब्ता था? अली भाई का जी, अली भाई इस कॉज के लिए पर्टिकुलर अली भाई ने इस कॉज के ऊपर हमसे तो कोई बात नहीं करी. हमें इत्तलात थी कि वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं. गालिबन उन्होंने PSP के लोगों से भी शायद कोई बात की है, जो मीडिया के ज़रिए हमें पता लगी है, और गालिबन आफाक साहब से भी उन्होंने रब्ता किया है, सलीम हैदर साहब से भी किया है. हमसे उन्होंने इस मौजू पे कोई बात नहीं की थी. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अली भाई की ये सोच बहुत अच्छी थी और MQM उनकी इस सोच से इत्तफाक करती है. हम आज भी ये चाहते हैं कि सब लोग एक जगह पर जमा हों और मिलकर काम करें. हम आज भी यही चाहते हैं. देखें, ये जो तासुर दिया जाता है ना, धड़े, ये धड़े नहीं हैं. ये MQM से निकले हुए लोग हैं. अफराद हो सकते हैं, धड़े नहीं. अगर आप धड़े इनको कहेंगे तो फिर इनके पास कोई एक सीट नहीं है. किसी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन हुआ है, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं अभी बाई इलेक्शन में, उसमें इन तमाम अफराद कह लें या ग्रुप्स कह लें, इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस शहर की. ये एक पार्टी है MQM, रिप्रेजेंटेशन इसके पास है. इनको सीटें चाहे कम मिली हैं और किन हालात में मिली हैं वो एक अलग बात है. लेकिन इस वक्त भी MQM गालिबन, मैं हो सकता है कि मैं फिगर नहीं इस वक्त कोट कर सकूं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त भी शायद वफाक में 4थी या 5वीं बड़ी पार्टी है MQM. तो मैंडेट MQM पाकिस्तान को मिला हुआ है. इस MQM के अंदर सब मिलके काम करें. हमारे दरवाजे खुले, हम चाहते हैं कि सब आएँ. अगर किसी की ख्वाहिश ये कि MQM ख़त्म करके कोई नई चीज़ बना ली जाए, तो इसके ऊपर ये MQM तैयार नहीं है. ठीक है, लेकिन आमिर खान साहब, ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, हम सब दोबारा एक होना चाहते हैं, लेकिन वो जो इख्तिदार की जंग होती है, जो इख्तियारात की जंग होती है, वहाँ पे असल आके मार खाते हैं ना. अब अगर आप ये कह रहे हैं कि सब मिल जाएं, तो इसका मतलब तो ये है कि MQM पाकिस्तान एक जमात है, और अगर सब मिल जाएं तो इसका मतलब है कि सब मर्ज हो जाएं, वो अपनी अपनी शनाख्त छोड़ें और आके एक झंडे के तले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, MQM पाकिस्तान के नीचे हो और फिर वो आपके नीचे काम करे. देखिए, पहली बात आपकी दुरुस्त है. ये MQM एक पार्टी है जो इस शहर कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास का मैंडेट रखती है. इसी झंडे के नीचे सबको आके मिलके काम करना चाहिए. दूसरी बात कि हमारे अंडर में काम करे, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ. नहीं ऐसी सोच. आए, सब बैठें, मिलकर तय करें
कोई तरीका इख्तियार करना चाहते हैं कि सब मिलकर कोई नई कमेटी बना लें, इत्तफाक राय से बना लें। ये नहीं हो सकता कि फारूक भाई अकेले बैठ के कहें कि मुझे कन्वीनियर बना दें और बाकी चीज़ें सब चलने दें, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी का आइन है, इत्तेहाद हो सकता है, पार्टी का एक आइन है, उस आइन के मुताबिक 2020 में पार्टी का इलेक्शन होगा। 2020 में इलेक्शन हो, फारूक भाई कन्वीनियर बनना चाहें फारूक भाई बन जाएं, कारकुनान के वोटों से खालिद भाई बनना चाहें खालिद भाई बन जाएं, और कोई बनना चाहे बन जाए, जो जिनको कारकुनान मुंतखब कर लें। तो आमिर खान साहब मुस्तफा कमाल साहब के साथ बैठ जाएंगे? मैं बैठ चुका हूं उनके साथ, हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं बैठ चुका हूं। बट मुस्तफा कमाल साहब, उनको शायद बुरा लग जाए मेरा ये जुमला, एक पार्टी के लीडर का जो एक अंदाज होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज होता है, वो ज़ेब नहीं देता। जिस तरह की लैंग्वेज वो इख्तियार करते हैं और जितना गुस्सा और एग्रेशन जो उनके अंदर आता है, ये पार्टी के किसी भी, चाहे वो अपने एक पीएसपी के ही सरबराह सही, किसी भी पार्टी के, छोटी हो या बड़ी हो, उसके सरबराह के लेवल की ये बातें नहीं है जिस तरह वो करते हैं। तो उसको अपने अंदाज को थोड़ा सा, चलिए ये तो एक अच्छा मशवरा है और मेरा ख्याल है कि मैं भी नोज ही करूंगी आपके इस मशवरे को। लेकिन उसके साथ साथ मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले जिस तरह पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान भी एक राब्ते हुए और वो फासले कम हुए, उस वक्त आपने जो है वो बड़ा विलन वाला रोल किया और आपने कहा कि जी मैं नहीं मानता, और फिर जब आप पीआईबी गए तो फिर उस वक्त भी फारूक सत्तार साहब के साथ भी आपकी इस बात पे बड़ी नाराजगी रही, और हालात तो ये थे कि खबरें तो यहाँ तक आई कि मामला यहाँ तक पहुंच गया कि आपने शायद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पर हाथ तक उठा दिया। तो इस हद तक अगर मामला चले गए थे तो इसका मतलब तो ये कि उस समय पीएसपी आपके लिए काबिल कबूल नहीं थी और आज है। देखिए, काबिल कबूल उस वक्त भी थी और आज भी है, लेकिन जिस तरह उस वक्त में सूरत हाल बनी, आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर जो कुछ भी चला। मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं उम्रे पे गया हुआ था और मुझे वहीं ये सारी सूरत हाल पता लगी। आपने ट्वीट भी की थी एक सोशल मीडिया? मैंने ट्वीट नहीं की थी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक जुमला डाला था, एक जुमला, जिसको फारूक भाई ने बहुत ज़्यादा, जिस पर वो नाराज़ हुए और उन्होंने उस पर बहुत गुस्से का इजहार भी किया। मैंने सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, इसके अलावा कोई कमेंट्स नहीं थे, कोई जुमला मैंने नहीं लिखा था। और हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग इख्तलाफ करें, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिए और उसको देखने के बाद मेरे जुमले को आप याद कर लीजिए। मेरा जुमला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह वहाँ गुफ्तगू हुई, जहाँ ये कहा जाए कि एमक्यूएम को दफन कर दिया जाएगा, तो फिर ये इत्तेहाद कैसा? आप एक पार्टी को दफन कर रहे हैं तो फिर इत्तेहाद कैसे होगा? फारूक सत्तार साहब से रब्ता किया है और उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इन मामलात पे हम जरा बैठ के मुशावरत कर लें जो सच चल रहा है। इज इट ट्रू? इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है कि जो भी अगर रंजिशें हैं उनको किसी तरह ख़त्म किया जाए और मिल बैठकर काम करें। ये एक अच्छा साइन है। फैसल भाई का रब्ता होता है, मैं भी कहीं मिलते हैं, मैं भी बात करता हूँ। हमें मिलजुल कर अपने ज़ाती अपना जो है होती है ना, उसको पीछे हटाकर पार्टी के मफादात को, अपने ओहदों की फ़िक्र नहीं करें, अपनी जिम्मेदारियों की और अपने इख्तियारात की फ़िक्र नहीं करें, तंजीम की और शहर की फ़िक्र करें और बैठ के कोई भी लाहे अमल बनाएं। हम तैयार हैं, हमें बैठ के करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है मेरा ख्याल है सबके लिए। और जो आपका पॉलिटिकल, आपको जो चीज़ें इसमें हासिल होंगी वो अपनी जगह हासिल होंगी, बट मेरा ख्याल है कि कराची के लिए, कराची के देरपा अमन के लिए, सिंध के लिए, वफाक के लिए बहुत अच्छी एक साइन होगा। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इजाजत दीजिएगा मुख्तसर सा ब्रेक लेने की। ब्रेक से आपके साथ है तो फिर जरा और भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, वफाक के लेवल पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसमें भी हमें पता है कि एमक्यूएम एक अहम इत्तेहादी है पीटीआई हुकूमत का, और पीटीआई की जो हुकूमत है वो, अगर ये भी कहा जाए कि एमक्यूएम की 7 सीट्स पर खड़ी है तो ये भी शायद गलत नहीं होगा, बट उसके लिए एक मुआहदा हुआ था, कुछ मामला तय हुए थे, उन पर अमल दरामद की बात हुई थी। फिर आमिर खान साहब का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था जब उनका था कि हम 100 दिन मुकम्मल होने का इंतजार करें और उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ क्योंकि 100 दिन तो मुकम्मल हो चुके हैं। मुतालबात पे अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक नहीं हुआ है, तो फिर अब एमक्यूएम का अगला लाएअमल क्या हो सकता है? वापस आते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में
ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، اور اس حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کے اور یعنی ایم کیو ایم پاکستان اور جو پی ٹی آئی کے درمیان ایک اتحاد ہوا تھا اور ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، اس میں کچھ شقیں شامل تھیں، ان کے عمل درآمد پر کا کیا اسٹیٹس ہے۔ عامر خان صاحب 24 دسمبر کو آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت سازی کے دوران پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو تحریری معاہدہ تھا، اس کے ایک نقطے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آپ کا ان کے ساتھ اتحاد بھی ہے اور آپ کے ان پہ تحفظات بھی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ 5 اکتوبر 2018 آف کورس کہ پی ٹی آئی کے 100 دن مکمل ہونے کا انتظار ہے، تحریری معاہدے پر عمل نہ ہوا تو حکومت میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حکومت میں رہنے کا شوق نہیں ہے، لیکن کیا مجبوری ہے یا دباؤ ہے؟ سسٹم کو چلانے کے لیے، سسٹم چلتا رہے اس کو چلانے کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدے کیے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کئی سیشن ہوئے، بات چیت ہوئی، اور ایک معاہدہ نہیں ہوا، 2 معاہدے ہوئے ہیں، 2 تحریری معاہدے ہیں جس کے اوپر سائن موجود ہیں، ان کے بھی ہیں اور ہمارے بھی موجود ہیں۔ ایک میں 9 نکات ہیں اور ایک میں 4 نکات ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ابھی تک آج کی دن تک کوئی عمل درآمد یا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہم یہ بات کہتے رہے، میڈیا پہ بھی کہتے رہے اور بار بار کہیں گے، لیکن ہمیں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ حکومت میں پی ٹی آئی آئی ہے، پہلی دفعہ حکومت ان کو ملی ہے، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو ایک ہفتے میں وہاں پر خالد مقبول بھائی کی، فروغ نسیم بھائی اور ہمارے اور ایم این ایز تھے، ان سے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود صاحب سے ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے کہ بھئی یہ ایشوز ہیں، اس کے اوپر آپ بہت ٹائم گزر گیا ہے، اس کے اوپر آپ کچھ عمل درآمد کریں۔ انہوں نے پھر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ نہیں، ہم اس پر وجہ کیا بتائیے؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے دیکھیں اپنے بھی ایشوز ہیں، ہم ان کی پرابلمس کو بھی ریئلائز کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جس پر فوری فیصلہ کر کے کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی ایک یونیورسٹی کا مسئلہ ہے جو دیرینہ مطالبہ ہے وہاں کا، اور یہ پیپلز پارٹی سے بھی رہا ہے، نواز شریف صاحب سے بھی رہا ہے، اور سب نے ہاں کری ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کی تھی، انہوں نے اس پہ خود ان کے لوگوں نے کہا ہاں یہ ضروری ہے، حیدرآباد کے اندر ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان حلقوں میں جہاں ہمیں شکایات تھیں، ان پر ہم نے الیکشن ٹریبونل کے اندر بھی ہم نے کیسز لگائے ہوئے، اس پر بھی فوری فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 4-4 5-5 سال کیس چلتے رہیں، اسمبلیاں مکمل ہو جائیں، اس کے اوپر کوئی فیصلہ الیکشن نہ ہو۔ ٹریبونل کے فیصلے تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کراچی آتے ہیں، کراچی پیکج کا کوئی اعلان نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کراچی پیکج کے اوپر بھی ہم نے بات کری ہے، ان سے بہت دفعہ بات کری ہے۔ اسد عمر صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کری تھی اور اس میں انہوں نے 50 ارب کے پیکج کی بات کری تھی، یہ اعلان ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں پرائیویٹ پبلک سیکٹر سے کام، تو گورنمنٹ کا شیئر تو نہیں ہوا نا یہ۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ اس میں 50 ارب کا کوئی تخمینہ لگا رہے ہیں اور وہ کوئی پروجیکٹ بنائیں گے، تو گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ پیکج نہیں ہوا۔ اس پہ تو ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے خود 14 سیٹیں لی ہیں شہر سے، تو آپ اونرشپ تو دیں۔ آپ کے لوگ یہاں کی نمائندگی اگر کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ بھی اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ یہ شہر پورے پاکستان کو اپنا حصہ دیتا ہے اور پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کو نگیٹو اس میں لیا جاتا ہے کہ بھائی آئندہ بھی چلائے گا یہ شہر، چلے آپ نے یہ اس تو شہر مان میں لیا نا کہ ترقی۔ پی ٹی آئی نے کراچی سے 14 سیٹیں لی ہیں۔ اب آپ کو نہیں لگتا کہ جو معاملات پہ اگر کام نہیں ہو رہا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ میں نے یہ نہیں مانا کہ پی ٹی آئی نے 14 سیٹیں لی ہیں، نہیں، ان کو ملی ہیں، جس طرح ملی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ سیٹیں ان کو دی گئی ہیں، چھینی گئی ہیں۔ کبھی دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ کبھی یہی شکوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے کرتے تھے کہ 2013 میں ہمیں سیٹس ملی، ہم سے چھین لی گئی، یہ سب ایم کیو ایم نے کیا، اور آج یہ شکوہ برائے شکوہ ایم کیو ایم کرتی نظر آتی ہے۔ نہیں، شکوہ برائے شکوہ نہیں ہے نادیہ۔ ابھی چند دن قبل اسی کراچی شہر میں بلدیاتی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، نتائج سب کے سامنے ہیں نا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نتائج سب کے سامنے ہیں۔ ایم کیو ایم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کلین سویپ کیا ہے، 4 سیٹیں تھیں، 4 پہ ایم کیو ایم جیتی ہے۔ حیدرآباد میں ہم جیتے ہیں، میرپور خاص میں 3 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے، تینوں ہم جیتے ہیں۔ کورنگی میں ہوا ہے، ملیر میں ہوا ہے، ہم جیتے ہیں، ہم نے اکثریت حاصل کی ہے۔
تو یہ شکوہ جواب شکوہ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو اپنا ووٹ دیا ہے. اچھا چلیں وہ ہو گیا، اب الیکشن میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو، عمران خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ شہر ترقی کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. بدقسمتی سے 2013 سے اس شہر پر ایک ریاستی آپریشن مسلط ہے. اس کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والوں نے، اداروں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے جس سے یہاں بہتری آئی ہے. تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، اور اس میں ہمارا بھی ایک رول ہے، ہم نے بھی کوآپریٹ کیا ہے، اور شاید ہم نے ہی اس بات کا کہا تھا. ہم نے ہی نہیں کیوں نہیں چاہ رہا تھا آپ کیا آپ چاہتی تھی کہ ہم کیا ریاست دیگر آپریشن کرنے کا سوچ لیا تھا تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نادیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس آپریشن کے لیے ہم نے ہی کہا تھا، ہمارے ہی اسمبلی کے اندر قراردادیں موجود ہیں، ہم نے ہی کہا تھا کہ یہاں پر آپریشن کیا جائے، یہاں سے جرائم کے خاتمے کے لیے فوج کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، قانون نافذ کرنے والوں کو. ہم نے ہی کہا تھا، ہم نے ہی جس بات کا اعلان کیا، جس میں پہل کی، اب اسی میں ہم پر الزام تھوپ دیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہم اور کیا کرتے ہیں. بھائی ہماری خواہش تھی، ہم نے اس پر عمل کیا نا. لیکن میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی بھی علاقے میں کوئی آپریشن کرتے ہیں اور وہاں پر جب کچھ امن بحال ہوتا ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا. آپ کو چاہیے کہ جو یہاں کے بنیادی ایشوز ہیں ان مسائل کا حل بھی نکالنے کی کوشش کریں. یہ تفریق اگر آپ رکھیں گے تو جو ملک دشمن طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ انہی باتوں کو استعمال کرتی ہیں اور لوگوں کو مشتعل کرتی ہیں. مثال کے طور پر بلوچستان میں جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، آپ ان کو اس سرزمین کا باشندہ مانتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، ہم آپ کو گلے لگائیں گے. وہ ہتھیار دیتے ہیں، آپ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. کراچی کے لوگوں کو کیا قصور ہے کہ ان کے خلاف صرف آپریشن ہوتا رہے گا؟ وہاں فراری کیمپ بنے ہیں، آپ نے ان کو قومی دھارے میں شامل کیا ہے، آپ نے کے پی کے اندر آپریشن کیا ہے، آپ نے وہاں پر مارکیٹیں بنائی ہیں، وہاں پر لوگوں کو کاروبار کی سہولتیں دی ہیں، آپ نے ان کو گلے لگایا ہے. منظور پشتین صاحب اتنی سخت باتیں کرتے ہیں اور آپ کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ بچے ہیں، ناراض ہیں، منا لیں گے. یہ کس کے بچے ہیں؟ ان کو بھی اپنا بچہ سمجھ لیں، اس شہر کے باشندوں کو بھی اپنا سمجھ لیں. ان کے ایشو دیکھیں، 170 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں. ان کے گھر والے ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سوتے. ان کی ماؤں کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں دروازہ دیکھتے دیکھتے کہ کب ان کا بچہ ان کے گھر پر آئے گا. اگر اس نے جرم کیا ہے نادیہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ معاف کر دیں. اگر اس نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لے آئیں، عدالتوں سے سزا دے دیں، ہم اف نہیں کریں گے، لیکن کٹہرے میں لے کر آئیں، قانون کے سامنے لے کر آئیں. اچھا، میں ایک اور مختصر سا بریک لوں گی. جو مسنگ پرسن کے حوالے سے بات ہے، اور یہ ایک ایسا مطالبہ تھا ایم کیو پاکستان کا، جو معاہدہ ہوا تھا پی ٹی آئی اور ایم کیو پاکستان کا، اس میں بھی یہ شک شامل تھی. اور ابھی کچھ دن پہلے لاسٹ ویک میں نے جب عمران اسماعیل صاحب کا، جو گورنر سندھ ہیں، ان کا جب انٹرویو کیا اور اس حوالے سے ان سے بات کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ کلپ بھی میں آپ کو سنواؤں گی، اور مختصر سا بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو اس کا جواب جاننے کی کوشش کروں گی عامر خان صاحب سے. مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ہے تو اس کو لا کے جیل ڈال دیں، عدالت سے سزا کرائیں، جو بھی کریں، مسنگ نہیں ہونا چاہیے. جو آپریشن ہوئے اس میں بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ مسنگ پرسنز میں گنتے ہیں. ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی اس کے اندر. میں نے ڈی جی رینجر سے بھی لسٹ شیئر کی، میں نے کور کمانڈر سے بھی لسٹ شیئر کی. جہاں جن بھی ایجنسیز کے اوپر ان کو ڈاؤٹ بھی تھا کہ انہوں نے کیا ہے، تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کر کے ان کے ساتھ ایک ایک نام کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس میں سے کئی تو ساؤتھ افریقہ میں ملے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، کئی کدھر سے مل جاتا ہے، کوئی واپس آ جاتا ہے، کوئی کہیں سے دریافت ہو جاتا ہے. شاید کوئی ایسا ہو، میں بھی ایک آدھ دو کیس کے اس میں مسنگ پرسن ہو. میری یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو لسٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، ان میں سے اب کوئی مسنگ پرسن نہیں رہا موسٹلی آئی ڈونٹ تھنک اس میں سے کوئی مسنگ تو یہ بات آپ نے ڈیلیور کر دی ایم کیو میں ایم نے تک؟ بالکل انہیں بتائی ہے. جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ عمران اسماعیل صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے، اور جہاں جہاں جن اتھارٹیز سے ان کو چیک کرنا تھا وہاں سے انہوں نے بائی نیم ایک ایک کو چیک کر لیا. ابھی آپ بھی سن رہے تھے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یا تو وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں
प्रॉबेबली साउथ अफ्रीका या कहीं और वो चले गए हैं, या फिर वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, या फिर वो कहीं भी हैं। अब मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जो आपने नाम दिए थे उनमें कोई भी अब जो है वो कम से कम एजेंसीज के पास अगर आप ये सोचते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां अब कोई भी नहीं है, उन्होंने एक एक नाम चेक कर लिया है। तो फिर आपकी लिस्ट तो फिर वहीं की वहीं है अगर ऐसा ही है तो। देखिए नादिया, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और बदकिस्मती से होता ये है कि जब इख्तदार में लोग नहीं होते हैं उस वक्त उनके अल्फाज कुछ और होते हैं, उनकी बातें कुछ और होती हैं। हमारे सामने बैठ के इस पर डिस्कशन हुई है, इमरान इस्माइल साहब से भी दीगर लोगों से भी, वो इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन जब करते हैं और जब इख्तदार में आते हैं तो मीडिया के सामने बातें कुछ और हो जाती हैं। बाहर उनकी अपनी मजबूरियां हैं, हम क्या कह सकते हैं कि वो क्यों ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने मुआहदा सरदार अख्तर मेंगल से भी इसी हवाले से किया है। मैं ये कहता हूँ कि हम 170 अफराद की या 150 अफराद की हमने एक लिस्ट दी है मिसाल के तौर पर। रियासत का क्या काम है नादिया? रियासत एक माँ की तरह होती है, उसको चाहिए कि इन लोगों को किसी भी हाल में बाजियाब कराए। उनके घर वाले मौजूद हैं, उनके घर वालों की तरफ से पिटिशंस मौजूद हैं, उनके घर वाले इस बात का जवाब देंगे। जाएं आप उनके घर वालों से पूछिए कि उनके घरों से गिरफ्तार करके घरों से लेके गए हैं लोग, वर्दी में लोग लेके गए हैं, कहीं रेंजर्स भी लेके गई है, कहीं पुलिस भी लेके गई है, वो झूठ बोल रहे हैं उनके घर वाले। किस बात कैसे डिनाई कर सकते हैं? उनकी पिटिशंस अदालतों में मौजूद हैं। रियासत ये कह दे कि नहीं हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता, ये रियासत का काम नहीं है। रियासत का काम है कि उनको किसी भी हाल में बाजियाब कराए, कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, मालूमात करें, निकालें और बाजियाब कराएं, उनके घर वालों को मुतमईन करें। आमिर खान साहब, इस तरह जवाब नहीं है। आपका मुतालबा तो बड़ा वैलिड है, लेकिन अगर मैं इस पर एमक्यूएम को देखूं तो वो भी तो इस पर खामोश है। आपने कहा कि विद इन 100 डेज, फिर आपने कहा 100 डेज का इंतजार कर रहे हैं, वो 100 डेज भी मुकम्मल हो गए। अब आपने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है आपको जल्दी ना हो क्योंकि आप तो इक़्तिदार में हैं, आपके पास वज़ारतें भी हैं, आप इक़्तिदार में भी हैं, आपको तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनको तो जल्दी होगी जिनके प्यारे मिसिंग पर्सन हैं जो नहीं मिल रहा है। क्या उनके लिए एक एक दिन और एक एक रात काटना आसान होगा? आपने तो मेरे दिल की बात करी है ना कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा। एक माँ की औलाद अगर गायब है तो वो किस तरह जी रही होगी और किस तरह मर रही होगी। तो आपको तो खुद, आप तो एक औरत हैं। नादिया मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। आप खुद एक औरत हैं, आपको खुद इस दर्द का एहसास होगा। कौन सा ऐसा मौका है कि जहां पर हमने आवाज नहीं उठाई है? अभी 15-20 दिन कबल हमने नागन चौरंगी पर पानी के इशू पे मुजाहरा किया, हमने वहां पर भी मिसिंग पर्सन्स के ऊपर बात की, हमने उस पर भी आवाज उठाई। उसके अलावा अभी पिछले दिनों प्रेस क्लब पे, पिछले हफ्ते की बात है, प्रेस क्लब के ऊपर हमने मुजाहरा किया यही मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। चीफ जस्टिस साहब आए थे कराची के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, वहां मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज, हमारे MNA किश्वर दोरा खुद मौजूद थी और दीगर लोग मौजूद थे। हम तो खुद उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, मुस्तकिल उठा रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों से शहर के अंदर फिर सूरत हाल खराब हो रही है। कई वाकयात हो चुके हैं, PSP के ऑफिस पे हुआ है, हमारे मिलाद के ऊपर बम का हमला हुआ, फिर ये अली रजा आब्दी भाई का वाकया हुआ, उससे पहले भी कई वाकयात हुए हैं जी। तो ये दोबारा से एक नई लहर आई है। मैं फिर यहाँ एक बात मुख्तसरन, आपका टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे इस करूँगा कि देखें जो ऑपरेशन चल रहा है उसको किसी मंतकी अंजाम पर पहुँचाना चाहिए, यहाँ के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, यहाँ के मसाइल को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को ओनरशिप देना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, जो क़ुव्वतें इस शहर में, इस मुल्क में बदअमनी चाहती हैं, उनको ये उसके लिए मटेरियल मिलता रहेगा और वो अपनी एक्टिविटीज़ करती रहेंगी। तो इनको ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि इस शहर के लोगों को ये महसूस हो कि वो भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ठीक है, जिसके लिए आपका मैसेज है उसको तो यकीनन वो मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाह रही हूँ क्योंकि 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई और उसके बाद ये ऑपरेशन का बाकायदा अक्टूबर में आई गेस की आगाज हुआ, उससे लेकर अब तक किसी न किसी शक्ल में ये ऑपरेशन जारी है। अभी थोड़ा स्लो है जो भी है, लेकिन इस ऑपरेशन के नतीजे में आप समझते हैं कि कराची का अमन जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। कराची में जो लाशें गिरती थी, जो सूरत हाल थी, उसमें तो बहरहाल बेहतरी है, लेकिन ये देरपा अमन है। इस वक्त कराची में कोई नो गो एरिया अब नहीं है। नादिया, मेरे ख्याल में नो गो एरिया
टाइप की जो कोई चीज़ नहीं है, बट मैं इसको देर पा अमन नहीं समझता। इसके लिए मज़ीद कोशिशें करनी होंगी। भाई इस शहर के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं आप उसको हल नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है। एक नौजवान जिसके पास रोज़गार नहीं हो वो क्या करेगा? वो जाएगा जराइम की तरफ जाएगा। आप उस तरफ उसके उन मसाइल का हल निकालिए। नौकरियों के दरवाजे बंद हैं यहाँ के लोगों के ऊपर। आप पूरे शहर में जाकर देख लीजिए, सिंध में शहरी इलाकों में, हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, आपको कहीं उर्दू बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो एक छोटे से शहर का मेयर है वसीम अख्तर, उसके पास इख्तियारात नहीं है। आप इख्तियारात कुछ भी देने को तैयार नहीं है और आप फिर तवक्का लगाते हो कि हम सारी चीजें सही कर दें। नहीं, एमक्यूएम अकेले नहीं कर पाएगी, सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसमें रियासत को भी करना चाहिए, वफाक को अपना किरदार अदा करना चाहिए, सूबे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, सबको ओनरशिप दें। थैंक यू वेरी मच आमिर खान साहब। आमिर खान साहब से हो रही थी गुफ्तगू खुसूसी गुफ्तगू का अख्तिताम ये सवाल था, और इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर इश्यूज पे भी हमने बात की है। जो पीटीआई से इनके मुआहदे हैं उस पर भी बात की है। डेफिनेटली उस पर दोबारा बात होगी, क्योंकि ये बात सिर्फ पार्टी का मफाद नहीं है, ये बात होगा तो कराची का मफाद है, और अगर कराची का मफाद है तो यकीनन सिंध का मफाद है, और कराची का मफाद है तो यकीनन पूरे पाकिस्तान का मफाद है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।